जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। और उससे पहले आ वेरी हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। आज है 13 जनवरी, तो हम लोहड़ी मना रहे थे। ये वाला वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बट वही 13-14 दिन पहले फॉर्म आ चुका था। बट मैं वीडियो इतनी लेट क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगा ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो बच्चों को पता चल ही जाएगा। बट फिर मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोस में अलग अलग जगह अवेलेबल है। मतलब कोई भी एक वीडियो मेरे को प्रॉपर नहीं मिली जहाँ पे सब कुछ एक ही जगह बता रखा हो। मैंने ये चीज़ एक ही जगह कंपाइल कर दी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो जो आपको पॉइंट्स नहीं पता आप देख सकते हो। और मैंने स्टार्टिंग के पेज पे ही बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। एक तो गूगल फॉर्म कह रही सॉरी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है वो पता चलेगा। आपका सिलेबस क्या होगा, एंट्रेंस का, नेट CRF वाले एग्जेम्प्टेड है कि नहीं, वो कट ऑफ यानी कि जो सिलेबस है, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो कितने मार्क्स पे आपका एंट्रेंस क्लियर होगा वो भी मैं बताऊंगी। देन नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं वो बताऊंगी, ठीक है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो SC ST OBC फॉर्म भर रहे होंगे, जनरल वाले के तो सबके लिए सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूपी के जो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं, यूपी में जो रहते हैं, ठीक है, उनको ही रिजर्वेशन मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। अगर वो किसी और स्टेट से आ रहा है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स इन द सेंस उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी कट ऑफ, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम सब जनरल वालों की तरह ही होगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला भी हम देखेंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। और बीच बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताती रहूँगी, तो स्किप मत करना। चाहे 2x स्पीड पे देख लेना, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो मैं बहुत स्लो बोलूँगी, जितना मतलब एनर्जी भी डाउन है, तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे जितना मैं समझाऊंगी, ठीक है। और कुछ भी समझना है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैंने कोशिश की है कि जितना हो सकता है मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में डाल दिया है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं होगा कि मुझे भरना चाहिए कि नहीं। ऑल्दो NAC A++ क्रेडिटेड है ये वाली यूनिवर्सिटी, तो ज़रूर से फॉर्म भरना। सीट्स भी काफ़ी सारी हैं इसमें, देखते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले लगी और मेरे को लगा कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए कि SC ST और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो सिर्फ अगर वो यूपी से बिलोंग करते हैं तभी उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज उन सब बाकी सबको, यूपी के अलावा बाकी जितने भी SC ST OBCs हैं या और कोई कैटेगरी है, तो उनको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगा ये स्क्रीनशॉट मैं सबसे पहले डाल दूं। उसके अलावा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है OBC सर्टिफिकेट का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए वगैरह, ठीक है। और भी सर्टिफिकेट्स में क्या क्या चीजें हैं SC ST के लिए, वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगी। फिर यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो है डालना कंपलसरी नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज मैंने दूसरे चैनल्स में देखी तो बच्चे पूछ रहे थे, तो वो कंपलसरी नहीं है इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना। ऑब्वियसली जनरल वालों को तो वैसे भी नहीं डालना होता, ठीक है, लेकिन अगर EWS हो और आप एज ए EWS अब अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए को तो इनकम सर्टिफिकेट डालना ही पड़ेगा। उसकी भी डेट यहाँ पे लिखी हुई है कि कब इशू हुआ होगा वो आपको सर्टिफिकेट, मतलब 1 जनवरी 2023 के बाद वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि रिसेंट वाला होना चाहिए। अगर पुराना वाला अपलोड करते हो तो नहीं माना जाएगा। ऑल्सो ये जो सर्टिफिकेट है, क्या अगर आपको उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, मान लो अभी आप फॉर्म भर रहे हो, आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर आपने इशू करवाने के लिए, मतलब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दे रखा है, तो आप ऐसे करो अभी फॉर्म भर दो। जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, अभी इंटरव्यू डेट आएंगी जब, ठीक है, तो आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस दिन आप अपना ये EWS का, या मतलब EWS हो या SC ST जो भी हो, उसका इनकम सर्टिफिकेट साथ में ले जाना। अगर अभी नहीं है तो मत अपलोड करो, ठीक है। रिसेंट वाला है तो अपलोड कर दो, बेनिफिट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का बता रखा था, अभी मैं फॉर्म फिलिंग भी बताऊंगी गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है। आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो, मतलब एक बार आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद आप लॉग इन करके, अगर आप बीच में छोड़ देते हो ना, जैसे फॉर्म हमारा होता है कि बहुत लंबा फॉर्म है तो आधा अभी भर लेते हैं और आधा बाद में भरते हैं, तो उसमें सेव का भी ऑप्शन है, ठीक है, कि आप सेव कर दो और फिर बाद में दोबारा लॉग इन करके आप वहीं से अपनी डिटेल्स डालना स्टार्ट कर सकते हो। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सेम लॉग इन करो, वहीं पे आपका इन्फॉर्मेशन सेव होगा, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया, छोटी सी बात, मेरे को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो वो बता दिया। ये अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है कि आप फॉर्म भर भी सकते हो या नहीं। तो इसमें मैंने प्रोस्पेक्टस चेक किया था, तो MA में आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। और जनरल वालों के लिए
ठीक है। और यहाँ पे SC ST OBC वालों के लिए 45% होने चाहिए उनके MA में, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया था जो हर बार मेंशन होता है SC ST OBC के लिए। पर यहाँ पे आपको ये याद रखना, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी बता दिया, कि ये आपको, अगर आप SC ST OBC यूपी के नहीं हो, ठीक है, और किसी स्टेट के हो, तो आपके लिए भी यही वाला क्राइटेरिया होगा कि आपके भी MA में 55% होने चाहिए। तो ये याद रखना फॉर्म फिल करने से पहले, अभी से ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो और किसी यूपी के अलावा किसी भी स्टेट में हो इंडिया के, ठीक है, तो आपको वहाँ यूपी में SC ST कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास MA में 55% है तो आप अप्लाई करो, वरना मत करना, ठीक है। जनरल वालों के लिए तो रहता ही है, इनके लिए भी ये सेम रहेगा, ठीक है। ये 45% किसके लिए है? यूपी वालों के लिए, यूपी के SC ST OBC के लिए। उसके अलावा ये एक क्राइटेरिया था, और तो था नहीं। बाकी ये था कि BA जो है, BA अगर आपने 4 साल वाली BA की है तो आपके 75% होने चाहिए, और SC ST के लिए 70%। यही जो, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कि BA पास होना चाहिए बंदा और MA पास होना चाहिए, जो हर जगह होता है वही था एलिजिबिलिटी। मैंने प्रोस्पेक्टस चेक किया था पूरा, तो यही सिर्फ लिखा हुआ था, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह डाला। देन नेट और GRF वाले के इससे एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे इसका प्रोस्पेक्टस का एक मैं लेकर आई हूँ, तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। चाहे आपके पास नेट GRF है, फिर भी आपको एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ऑल्दो आपको GRF की जो फेलोशिप मिलनी थी वो आपको मिलेगी जिस दिन आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब जैसे आप पहली फीस पे करोगे ना PhD एडमिशन के बाद, तब से ही आपको GRF मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एडमिशन आपका एंट्रेंस बेसिस पे होगा, मतलब आपको RET देना पड़ेगा, ठीक है। सो सबके लिए इंटरव्यू देना और RET देना, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना, सबके लिए कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है। तो ये के अलावा सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो सीट मैट्रिक्स का एक PDF है मेरे पास, वो दिखाती हूँ अभी आपको। सो ये है आपकी नंबर ऑफ सीट्स। अच्छा, जिसको हिंदी नहीं समझ आती तो मैं बता देती हूँ कि ये क्या सिनेरियो मेंशन है यहाँ पे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका, इसका मतलब यहाँ पे मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं, प्लस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उन कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं मिला के, तो ये वो कॉलम है। तीसरा कॉलम ये है जो फुल टाइम PhD करना चाहते हैं उनका मिला के कितनी सीटें हो गई, मतलब इसको प्लस करें और इसको प्लस करें, तो यहाँ पे ये है। प्लस अशंक्लिक का मतलब है यहाँ पे पार्ट टाइम, ठीक है। तो पार्ट टाइम PhD वाले कितने हैं, मतलब पार्ट टाइम PhD जिनको करनी है उनके लिए कितनी सीटें हैं, तो वो यहाँ लास्ट में लिखी हुई है, ठीक है। अदरवाइज ये टोटल जो है वो इन दोनों का टोटल लिखा हुआ है पहले दो कॉलम्स का। तो यहाँ पे एक करके आप अपना देख सकते हो आराम से, कि जैसे हिस्ट्री का लिखा हुआ है, आप अपना देखते जाओ, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अरब कल्चर, अरेबिक, बायोकेमिस्ट्री, पॉज कर लो वीडियो, और जहाँ पे आपको अपना दिखे वहीं पे आप अपना स्क्रीनशॉट देख लेना कि कौन सी में कितनी है। बिजनेस, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एक सेकेंड, ये हो गया हमारे इकोनॉमिक्स की सीटें, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स। फिर मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ पे 0 सीटें हैं मेन कैंपस में, 18 सीटें हैं उसमें कॉलेजेस में, और टोटल 18। यहाँ पे 0 0 जहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि पार्ट टाइम के लिए एक भी सीट नहीं है, पार्ट टाइम PhD के लिए सीटें नहीं है। फिर ये आपका ओरिएंटल, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन की सीटें आप देख सकते हो सामने। फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे 5 है मेन कैंपस में, 47 इसमें, और टोटल 52 सीट्स है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, तो बच्चे जो सुन रहे हो देखो भाई 52 सीट्स है, भर देना। साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, वेस्टर्न और जूलॉजी। तो टोटल कितनी सीटें हैं? 898 सीट्स हैं सारे डिपार्टमेंट की मिला के। अपने अपने डिपार्टमेंट की चेक कर लो। अगर मैंने ये ज़्यादा जल्दी बता दिया PDF, तो आपको PDF कहाँ मिलेगा वो भी मैंने वीडियो में बता दूंगी, तो वो देख लेना, ठीक है। इसके आगे थोड़ी देर में बता रही हूँ कि PDF कहाँ मिलेगा ये वाला। इसके बाद देखो यहाँ पे आप आ जाते हैं गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे आप ये साइट खोलते हो तो आपको ऐसे ये पॉपअप विंडो की तरह ये सामने आ जाएगा। अगर ये सामने नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिया या कुछ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन, ये दिख रहा है,
ठीक है। तो अब एडमिशन पे क्लिक करोगे, वहां पे ऑप्शन आएगा पीएचडी प्रोग्राम्स का। पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपको दिख जाएगा ये फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो आप जैसे आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और आपको LURN नंबर अपना जनरेट करना है, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। तो इस पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा इस तरीके से कुछ, जहाँ पे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मांगी होगी, नेम जेंडर वगैरह सब कुछ, तो वो तो आप फिल कर लोगे यहाँ पे। इसके अलावा ये आधा मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, आधा तो आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे मेरे को एक चीज बतानी थी कि यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान से भरना, अपनी कास्ट वगैरह। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि मैम सिर्फ यूपी वालों को ही मिल रहा है ना रिजर्वेशन, तो हम यहाँ पे क्या जनरल भरते? तो नहीं, आपको जनरल नहीं भरना, आपको अपनी कास्ट ही भरनी है। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देना। और इसमें बताया भी हुआ है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर चाहे पुराने वाला है ना, पुराने वाला ही डाल दो, लेकिन बहुत सोच समझ के डालना। ठीक है, और तो जब आप पूरा सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज फीस भी लगेगी, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है फी पेमेंट। तो 100 रुपए का ये फॉर्म है आपको, किस चीज के लिए? LURN नंबर जनरेट करने के लिए। फिर यहाँ ये चीज अच्छे से मेंशन करना, अदरवाइज जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, लॉग इन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फॉर्म फिल करोगे, तब दिक्कत आएगी अगर आपने ये नंबर बिल गलत भरा होगा या कास्ट गलत भरी होगी। LURN नंबर जनरेट करने के बाद दोबारा होम पेज पे आना, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा PhD ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन सेशन 2023-2024। ठीक है, इस पे क्लिक करना। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो आप ऐसा करना, डायरेक्ट जहाँ पे जाओगे एडमिशंस पे जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे, PhD प्रोग्राम एडमिशन सेशन 2023-2024 दिखाएगा, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा LURN नंबर जनरेट करने का भी लिंक मिल जाएगा, साथ ही ये आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, इसका भी लिंक दिख जाएगा। तो इसको जनरेट करने के बाद आप ये वाला इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक बहुत लंबा सा स्लाइड आएगा, उसको स्क्रॉल करना लास्ट तक स्क्रॉल करोगे। ये जो इसके बीच की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या भी बता भी दूंगी लास्ट में। ये इनकम सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया था ना मैंने फर्स्ट स्लाइड में, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर बस इसको एग्री करना, फिर इस पे क्लिक कर देना रजिस्टर्ड ऑन एडमिशन पोर्टल। जैसे इस पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, एग्री करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना LURN नंबर एंटर करना है। ये आपको कहाँ से मिला? जो आपने पहले ही रजिस्टर किया ना, तो आपके सामने एक पॉपअप निकलेगा लास्ट में, जैसे OTP वगैरह आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे, पेमेंट करोगे 100 रुपए की। 100 रुपए की पेमेंट करने के बाद ये आपको OTP दिखाएगा, OTP डालोगे और फिर उसके बाद आपको ऊपर ही दिखा देगा LURN नंबर। अच्छा, उसको प्रिंट कर लेना याद से। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर उस चीज टाइम तो प्रिंट आउट निकलवाने में भागोगे नहीं, पर हाँ उसका PDF जरूर से सेव कर लेना, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू वाले दिन साथ में लेकर जाना है। ये इनके प्रोस्पेक्टस में और बाकी जगह भी चीजें मेंशन है, मतलब वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपको इंटरव्यू वाले दिन ये वाला भी लेकर आना पड़ेगा फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लेना उस चीज का, और या फिर PDF सेव करके रख लेना, प्रिंट आउट बाद में कभी भी निकलवा लेना। फिर यहाँ पे एंटर करना, प्रोसीड पे क्लिक करना। ठीक है, और ये क्या है फिर? ये मतलब जिन्होंने जो डायरेक्ट गलती से यहाँ पहुंच गए, उन्होंने LURN नंबर अभी रजिस्टर नहीं किया है, तो फिर आपको यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया है कि आप इस पे क्लिक करो, पहले LURN नंबर जनरेट करके आओ और फिर यहाँ पे डालो। जैसे डालोगे प्रोसीड आएगा, प्रोसीड के बाद सीधा आपको नेक्स्ट डिटेल मांगेगा, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, नेम जेंडर वगैरह सब कुछ। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा, इसकी BA की, MA के मार्क्स, ये सारी मांगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बस आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं MA BA के, सिर्फ आपको नंबर वगैरह मांगेगा, वो अपने डाल देना, कॉलेज का नाम वगैरह, यूनिवर्सिटी का नाम। फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, मतलब एक एक करके आएंगे साथ साथ। ठीक है, फिर ऐड प्रोग्राम का ऑप्शन, ऐड प्रोग्राम में आपको कौन से फील्ड में PhD करनी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, तो वो सिलेक्ट कर लेना, एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आएगा प्रीव्यू फॉर्म, कि आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखाएगा कि देखो आपने ये चीजें भरी है, इसमें आपको कुछ एडिट करना है या नहीं। तो आप एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हो। फी पेमेंट, जैसी फी पेमेंट होगी आप एडिट नहीं कर पाओगे। फी पेमेंट करने के बाद एक कंफर्मेशन रिसिप्ट आएगी, उसको अभी PDF डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो भी आपको इंटरव्यू के दिन लेकर जाना पड़ेगा। इंटरव्यू क्या, आपको एंट्रेंस एग्जाम जब देने जाओगे ना, तो पहले तो एंट्रेंस होगा, मैं इंटरव्यू बोल रही हूँ, तब एंट्रेंस होगा तो वहां पे आपको लेके जाना है। ठीक है, एंट्रेंस वाले दिन भी लेकर जाना पड़ेगा और बाद में इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा वो। और यहाँ से तो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है। फिर ये सब हो जाएगा ना, उसके बाद आपको, अब आपने कोई चीज बीच में करके छोड़ दिया, जैसे कि आपने यहाँ तक भरा फॉर्म, ठीक है, फिर उससे आपके बाद क्या हुआ, आपने बैक कर दिया, लॉग आउट हो गया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल। तब जहाँ पे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे ना, तो दोबारा से आपका फॉर्म खुल जाएगा।
कुछ ऐसा लॉगिन आपको मांगेगा। तो आपका जो आधार नंबर आपने LURN के टाइम पे दिया होगा, तो वो आधार नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना DDMM YY फॉर्मेट में, यानी कि डे मंथ और ईयर। फिर यहाँ पे 9 - 1 है तो 9 - 1 आपको कैलकुलेट करके 8 डालना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करोगे तो जहाँ से आपने छोड़ा उसके बाद से आप फॉर्म भर सकते हो, या पूरा फॉर्म भरने के बाद आप लॉग इन करने के बाद देख भी सकते हो, और कभी भी उस एप्लीकेशन का PDF देख सकते हो या प्रिंट आउट करवा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। अच्छा, फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या टेलीग्राम ग्रुप तो है ही मेरा, वो तो वहां से मेरे को मेरा नंबर ले लेना, नंबर क्या रही सॉरी, मतलब वहां से आपको ID मिल जाएगा। मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना कि मैम यहाँ पे क्या फिल करना है। और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो फॉर्म की वीडियो में अलग से डिटेल में बना दूंगी कि ये चीजें भरनी है। वैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसमें तो मैं क्या ही बताऊंगी, आपको थोड़ी बताऊंगी, आपको सब पता ही होगा। कुछ दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना। सिलेबस में इन्होंने बता रखा है कि 70% वेटेज जो है आपका RET एग्जाम को दी जाएगी, और 30% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू को मिलेगा, ठीक है। तो 70 + 30 हो गए 100। और इसमें अच्छा सिलेबस क्या है, सिलेबस है 50%। जो सिलेबस है वो रिसर्च मेथडोलॉजी से आएगा, और 50% आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 होते हैं ना नेट JRF में, वैसे ही। तो पेपर 1 से के RM से क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन, और पेपर 2 होगा, मतलब एक ही साथ होगा, ये पूरा एक पेपर होगा, उसी में होंगे ये सारे क्वेश्चन। और सेकंड जो आपका भी, जिससे आपने BA और MA किया है जिस सब्जेक्ट में, BA तो नहीं बोल सकते, MA किया है जिस सब्जेक्ट में, वो ही पेपर आपका, जैसे मेरे का पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस से 35 क्वेश्चन, और RM से 35 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा OSC ST OBC कैंडिडेट्स को। मतलब 50% में जो मैं आपको बता रही थी, कट ऑफ कितनी है, मतलब कितने मार्क्स पे आप एंट्रेंस क्लियर करोगे। तो आपको जैसे 70 क्वेश्चन है, तो कम से कम 70 में से आपको 50% क्वेश्चन ठीक करने होंगे। तो 70 का अगर हम आधा करें तो 2 3 6 एंड 35, तो 35 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, किसके लिए, एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। और बाकी जो है SC ST OBC, कौन से SC ST OBC मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ, यूपी वाले, ठीक है। तो यूपी वालों के लिए 45% है, बाकी सबके लिए यही 35 क्वेश्चन, यानी कि 50% वाला क्राइटेरिया है। तो चाहे आप फिर SC ST OBC क्यों ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल के लिए 50% है, बट क्योंकि उन्होंने अलग से भी मेंशन किया है, तो यहाँ पे 45% सिर्फ यूपी वालों के लिए बेनिफिट है। और बाकी जो बेनिफिट, आपको और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 35 क्वेश्चन ही ठीक करने पड़ेंगे एटलीस्ट, मतलब 35 यानी कि 50% 70 में से, ठीक है। चाहे फिर आप SC ST OBC हो, लेकिन आप यूपी से नहीं हो। फिर उसके अलावा यही आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आप 50% ले आते हो तो इंटरव्यू होगा, या 45 ले आते हो यूपी के हो तो उससे हो जाएगा इंटरव्यू। फिर ये आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपसे बोला है कि रिसर्च प्रपोजल रेडी करके रखना, ये सब चीजें, ये तो बात की बात है, पहले एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, ठीक है। सिलेबस कैसे पता चलेगा वो भी बता देती हूँ। और अभी इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 70 मार्क्स का होगा, क्योंकि 30 मार्क्स किसके है, बाकी चीजों के, ठीक है। तो 70 मार्क्स का है, 35 RM के, 35 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, नेट के 5 मार्क्स, JRF अगर आपका है तो 10 मार्क्स। चाहे देखो आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, चाहे आप नेट JRF है आपके पास, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, आपको भी RET देना पड़ेगा। लेकिन बेनिफिट कहाँ आएगा, इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि जो सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करके आएंगे उनके लिए इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। लेकिन अगर आपके पास नेट JRF है तो आपका एक फायदा है कि आपको आपका इंटरव्यू सिर्फ 20 मार्क्स का होगा, उसमें से 5 मार्क्स आपके नेट के होंगे। अगर आपके पास सिर्फ नेट है और JRF है तो 10 मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। या तो मान लो जिनके पास सिर्फ नेट है, नेट ओनली, ठीक है, तो उनका इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का, क्योंकि 5 मार्क्स आपको नेट के भी मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये कह रही थी मैं, बेनिफिट होगा आपको, और फेलोशिप तो मिलेगी। देन उसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस कैसे, मतलब प्रॉपर सिलेबस कैसे होगा। पहले तो UGC नेट का जो भी सिलेबस होता है ना, वही सिलेबस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका एंट्रेंस आराम से निकल जाएगा। पर इन्होंने अपना स्पेसिफिक सिलेबस भी दे रखा है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो स्पेसिफिक सिलेबस के लिए आप क्या जाओगे, एकेडमिक्स वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना। एकेडमिक्स का ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें आएगा एकेडमिक प्रोग्राम। तो एकेडमिक प्रोग्राम पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद ये 3 4 ऑप्शन और आएंगे। तो लास्ट में आपको दिख रहा है PhD प्रोग्राम, तो इस पे क्लिक करना, तो ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम, फिर PhD प्रोग्राम। PhD प्रोग्राम पे जैसे क्लिक किया आपके सामने खुलेगा कुछ ऐसा पेज, ठीक है। तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा, यहाँ पे PhD ऑर्डिनेंस है जो मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आज की वीडियो में बता दूंगी।
नहीं है तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये पेज खुलेगा यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेबस। तो सिलेबस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोलेगा आपके कोर्स का, तो जैसे आप फैकल्टी, जैसे मैं आर्ट्स फैकल्टी से हूँ, ठीक है। आप कॉमर्स की हो एजुकेशन, आप अपना देख सकते हो। तो मैंने आर्ट्स की हूँ, तो मैंने आर्ट्स के इस पे प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे जैसे क्लिक करोगे ये ऐसा कुछ खुलेगा, आपके सारे आर्ट्स के जो डिपार्टमेंट है वो खुल जाएंगे। अब ठीक है, इकोनॉमिक्स है, अरेबिक है, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने स्क्रॉल किया और पॉलिटिकल साइंस चुना। फिर पॉलिटिकल साइंस मुझे मिला, पॉलिटिकल साइंस पे मैंने क्लिक किया, व्यू पे आएगा, आप देखो ये आपके सामने ये दिख गया। तो अब मेरे को दिख रहा है रिवाइज पीएचडी सिलेबस। तो मेरा ये सिलेबस है 2021 में इन्होंने पीएचडी का सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करूंगी तो मुझे अपना सिलेबस दिख जाएगा कि मुझे एंट्रेंस के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो मैंने ओपन भी करके देखा था, बहुत अच्छे से सिलेबस दे रखा है, आरएम का भी सिलेबस दे रखा है और पेपर 2 का भी। तो सबका सिलेबस अलग अलग है, तो आप अपना सिलेबस चेक कर लेना। प्लस यहाँ पे आपको जैसे ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से है, ये दिख रहा है ना पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस खोला है। और यहाँ पे आप सब हर डिपार्टमेंट के लिए ऐसे ही दिखेगा। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी जा सकते हो और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हो। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया था तो एक मैम का नंबर भी आया था जो वहाँ के एचओडी है, उनका मेल भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो डायरेक्ट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डिपार्टमेंट को भी मेल कर सकते हो, या फिर उन्होंने अपना मेल तो दे रखा है। फॉर्म वगैरह फिल करने से रिलेटेड कुछ है तो जो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर लास्ट में बताऊंगी उस पर क्लिक करना, वो देखना। लेकिन अगर आपको कोई डिपार्टमेंट वाइज क्वेरी है कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं एंड ऑल, वो तो मैं सीट्स तो मैंने बता ही दी। तो तब उसके अलावा मतलब और कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जानना है तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मिल जाएगा। ये हो गया डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। ओवरऑल कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, क्या मेल है, वो भी बताती हूँ। देन ये आपका, मैंने ये एक सिलेबस डाउनलोड किया था, ये आरएम का सिलेबस है, ठीक है। जैसे हाइपोथेसिस है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी ज्यादातर ये आएगी। तो ये पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक लिखा हुआ है। फिर रिसर्च प्रोसेस, सैम्पलिंग वगैरह पूछेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड, एमएस वर्ड, एक्सेल, मतलब वही आईसीटी जो हम पढ़ते हैं पेपर 1 में, वो वाला सिलेबस ये रिसर्च का है, ठीक है। तो बाकी सबके लिए भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, ज्यादा आरएम के सिलेबस तो डिफरेंट नहीं होगा। पेपर 2 का आप अपना अपना देख सकते हो। फिर फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी का उन्होंने बता रखा है कि फुल टाइम पीएचडी अगर आप करते हो तो 3 साल की होगी और मैक्सिमम 6 साल की, और पार्ट टाइम पीएचडी 4 साल और 8 साल की, ठीक है। मैक्स मतलब मिनिमम 4 साल की पार्ट टाइम पीएचडी होती है और मैक्सिमम 8 साल की होती है। तो फायदा तो यही है कि फुल टाइम करो, कम टाइम में हो जाएगी, ठीक है। और एक और फायदा है कि जो फुल टाइम पीएचडी को सिर्फ आरईटी देना है, लेकिन जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको एंट्रेंस तो देना पड़ेगा, साथ ही साथ राइट अप लिखा हुआ है, 1000 वर्ड्स का आपको एक राइट अप सबमिट करना पड़ेगा। उसमें से 30% वेटेज जो है आपके वर्क एक्सपीरियंस को मिलेगी। मतलब पार्ट टाइम ऐसे नहीं है कि कोई भी कर सकता है, कि आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर लेवल पे, किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, आर्म फोर्सेस, पीएसयूज, या फिर किसी भी चीज में। और कैंडिडेट को अपना सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा, जो रिसर्च कमेटी होगी, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, उनके सामने, कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं अभी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चल रही है मेरी, मैं एम्प्लॉयड हूँ, कहीं आर्म फोर्सेज वगैरह में एम्प्लॉयड हूँ या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरे को पार्ट टाइम पीएचडी करनी दी जाए। तो ये सब चीजें होंगी। फिर आपको ये 1000 वर्ड का ये भी लिख के दो, मतलब बहुत स्यापा है, ठीक है। और इसमें सीटें भी कम होती है, पार्ट टाइम पीएचडी की सीटें भी कम है, प्लस साल भी बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो आपका जेन्युइन रीजन है कि आप फुल टाइम नहीं कर सकते तो आप ये वाला भी देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे, मैं इसको रब कर देती हूँ कि 1000 वर्ष का ये सारा प्रोस्पेक्टस में ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। जब आप एडमिशन वाले सेक्शन में जाते हो ना, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो 22 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा मार्च या फरवरी एंड में, ठीक है। या फिर मार्च एंड तक भी एक्सटेंड हो सकता है, मतलब फरवरी मार्च में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस है। तो अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो तैयारी भी स्टार्ट कर देना। फिर उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 22 जनवरी, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है। और सीट्स का भी ऑप्शन अगर आपको मैंने जो बताया, और यहाँ पे भी आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है। देन इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का मैं आपको ये बताना था कि यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, या फिर मैं आपको इसमें डाल दूंगी लिंक ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सारे लिंक डाल दूंगी इस वेबसाइट का भी, सब कुछ। और कब से कब तक है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरी
कोई भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी पूछना है तो इस पे कॉल कर लेना। और या तो अगर आपको कॉल करने में शर्माते हो तो ये मेल दे रखा है lu.support@otpl, तो इस पे आप मेल कर देना अपनी क्वेरी, तो आपको मतलब पक्का से वो रिप्लाई कर देंगे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो मैंने भी ट्राई किया था, रिप्लाई वो कर देते हैं। ऐसा होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं करती, पर ये टाइम टू टाइम आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस शाम को 6 बजे से पहले पहले करना और सुबह 10 बजे के बाद। फिर इसके बाद SC/SC कैटेगरी के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है, वही जो मैंने आपको पहले बता दी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भरना जरूरी है। और अगर आपके पास रीसेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना पुराने वाला जो पुराना सर्टिफिकेट है ना SC/ST का, उसका नंबर डाल दो, और जब बाद में आप जो रीसेंट सर्टिफिकेट है वो आप बाद में दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे EWS के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका EWS हो, आपका सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हो कहाँ पे, जहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है ना, वहीं पे आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन है, इट इज नॉट कंपलसरी टू अपलोड द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम, ये मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हो उनको, अगर अभी नहीं है तो बाद में प्रोवाइड कर देना। उसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी के हैं जिनको 0 फी बेनिफिट चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द इनकम सर्टिफिकेट नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस। ठीक है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालने का एक स्पेस मिलेगा, तो वहाँ पे मतलब स्पेस इन द सेंस जब वहाँ पे कॉलम होगा आपको वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है अगर आपको 0 फी बेनिफिट चाहिए। ठीक है, तो अब वही SC/ST यहाँ पे भी वही है जो यूपी वाले बोल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, 0 फीस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी। 0 फीस का मतलब बस इतना सा होता है कि आपको जैसे पहले साल फर्स्ट ईयर में आपको मतलब फीस नहीं देनी पड़ेगी, जब आप सेकंड ईयर में एंटर होने वाले होगे ना, तो सेकंड ईयर में एंटर होने से पहले आपको फीस भरनी है। ठीक है, तो शुरू में फीस नहीं भरनी पड़ती, ऐसा कुछ इनका क्राइटेरिया होता है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है फीस में। ठीक है, फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, स्क्रॉल करोगे वही सबमिट कर देना बस। ये तो वही, ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे ही आपको दिख जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करने वाले होंगे, उससे पहले जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाई थी पिछली स्लाइड में। फिर यहाँ पे ये फीस मेंशन है, ये आ गई हमारी बहुत दुख भरी बात कि 2,000 रुपये फीस है जनरल की। इवन SC/ST और इवन बेचारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी 1,000 रुपये फीस लगी है। मतलब इतना महंगा फॉर्म मैंने अभी देखा है पहली बार, जितने यूनिवर्सिटीज का निकला उसमें सबसे महंगा फॉर्म था ये, जो मैंने अपने चैनल पे बताया है। और ऊपर से इसमें 100 रुपये तो वो ये LURN नंबर जनरेट करने की भी फीस दे रहे हैं। तो मतलब या तो इनको 2,100 का शगुन दो अगर आप जनरल वाले हो, या अगर आप SC/ST हो तो आप इनको 1,000 रुपये का शगुन दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जो शगुन वाले जो, सॉरी 1,000 कह रही हूँ, 1,100 का शगुन, क्योंकि LURN नंबर भी है ना। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आप जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे यूपी वाला होना जरूरी नहीं है, SC/ST सबके लिए ओवरऑल इंडिया में आपका 1,000 रुपये ही है। ठीक है, और EWS सर्टिफिकेट कब इशू होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये तो आप पढ़ लेना, और मतलब इजी भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं बताया। ठीक है, उसमें ही है सब कुछ। फिर बस ये थी हमारी लास्ट स्लाइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।